हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट आया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब वीडियो जो है आपको रेगुलर मिलेंगे। लेकिन वीडियो जो ये लेट आया है, ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेंगे। जो मैं ये MCQ लेकर आया हूँ, ये सॉइल मैकेनिक्स की है, चैप्टर 1 की है। इसका नाम है इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया है, आप लोग उसको भी देखिएगा। उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें भी मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो मैं जो ये MCQ ऐसे करा रहा हूँ, तो ये सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज कराऊँगा। मैं हर एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर की MCQ मैं डेली 10, 12, 15, 20 जितनी भी इम्पोर्टेंट मिलेंगी और जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुकी हैं MCQ, और ये बार बार रिपीट भी होती हैं, इसीलिए मैं डेली मॉर्निंग में अब MCQ लाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या कहीं भूले भटके से मेरे चैनल पे आ गए हैं, तो प्लीज़ लाल वाले बटन को सब्सक्राइब कर देना। और ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलिए आज के हम MCQ शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टालुस को डैश द्वारा ले जाया जाता है। टालुस इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑप्शन नंबर ए है वाटर, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी है ग्लेशियर, या ऑप्शन नंबर डी है वाइंड या हवा। तो दोस्तों, जो टालुस होती है एक प्रकार की मृदा होती है। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसका जो परिवहन होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है ये। टालुस का दूसरा नाम है समोड़ मृदा। ठीक है, ये भी आपको नाम याद रखना है, जो गुरुत्वीय बल द्वारा स्थानांतरित होकर मृदा समूह बनाती है। ठीक, अब और देख लेते हैं और कौन कौन सी मृदा है और किससे स्थानांतरित होती है। तो देखिए, गुरुत्व द्वारा जो स्थानांतरित होती है वो होती है समोड़ मृदा या टालुस इसको बोलते हैं। जो हिम द्वारा होती है वो हिमनदीय मृदा होती है, जिसको ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं इंग्लिश में। जो जल द्वारा होती है वो जलोढ़ मृदा होती है, और जल द्वारा ही समुद्री मृदा होती है, और जल द्वारा ही सरोवरी मृदा या झील वाली मृदा होती है। तो ये सारे ये भी हैं, तो इनका भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बेंटोनाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है मोंट मोरिलोनाइट, ऑप्शन नंबर बी है कियोलोनाइट, ऑप्शन नंबर सी है इलाइट, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेंटोनाइट में जो होता है, बेंटोनाइट एक प्रकार की मृत्तिका होती है जिसमें मुख्य रूप से होता है मोंट मोरिलोनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। बेंटोनाइट एक प्रकार की मृत्तिका होती है जिसमें मोंट मोरिलोनाइट नामक खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत महीन कण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 3 पे। मधुकोश संरचना डैश में पाई जाती है। जो मधुकोश संरचना है, तो ये मधुकोश जो संरचना होती है ये कुछ ऐसी होती है मिट्टी में, ये यहाँ से इसको इंग्लिश में हनीकम्ब बोलते हैं। तो ये इसके जो कण होते हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, लेकिन जिगजैग की तरह टेढ़े मेढ़े। ठीक, तो यही होता है मधुकोश संरचना। तो इसमें क्या पूछा है कि मधुकोश संरचना किस में पाई जाती है, कौन सी मृदा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए खुरदरी रेत, ऑप्शन नंबर बी महीन गाद और मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है अत्यधिक प्लास्टिक की मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी है बजरी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महीन गाद और मिट्टी में जो है मधुकोश संरचना पाई जाती है। ठीक, तो इसके बारे में देख लेते हैं। मधुकोश संरचना इसको इंग्लिश में बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। उन अत्यंत सूक्ष्म मृदाओं में पाई जाती है जिनमें उनकी महीनता के कारण उनमें ससंजकता का गुण पाया जाता है।
तो आपको याद रखना है कि जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनता है वो गाद और महीन गाद और मिट्टी में बनता है। फाइन सिल्ट एंड क्ले में मधुकोश संरचना बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय मानक वर्गीकरण के अनुसार मृदा को डैश में वर्गीकृत किया गया है कि कितने समूह या ग्रुप में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये है 10 ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी है 5 ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर सी 18 ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर डी है 23 ग्रुप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ग्रुप हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारतीय मानक वर्गीकरण के अनुसार जो मृदा है उसको 18 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। कुछ आईएस वर्गीकरण के अनुसार मृदा को कुल 18 समूहों में बांटा गया है, किंतु गठनात्मक वर्गीकरण चार्ट के अनुसार मृदा को 12 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों अगर जो आपसे यहाँ पूछे कि गठनात्मक वर्गीकरण पूछे तो आपको ये याद रखना है 12, और अगर जो आईएस वर्गीकरण से पूछे तो आपको याद रखना है 18 समूह में बांटा गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। और वो 12 मृदा कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। नंबर 1 है मृतिका, नंबर 2 है सिल्ट युक्त मृतिका, नंबर 3 है रेतीली मृतिका, नंबर 4 है रेतीली लोम मृतिका, नंबर 5 है मृतिका लोम, नंबर 6 है सिल्ट युक्त मृतिका, और नंबर 7 है रेत, और नंबर 8 है लोम युक्त रेत, नंबर 9 है रेतीली लोम, और नंबर 10 है लोम, नंबर 11 है सिल्ट युक्त लोम, और नंबर 12 है सिल्ट। तो ये जो 12 जो गठनात्मक वर्गीकरण है उसमें जो 12 ये होती हैं, ये 12 आपको याद रखना है नाम। 12 याद नहीं रखना, वैसे ही पूछता नहीं है, बस यही पूछ लेगा कि आईएस के अनुसार बताइए और गठनात्मक वर्गीकरण चार्ट के अनुसार बताइए। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पौधों के वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है हाइग्रोस्कोपिक जल, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वीय जल, ऑप्शन नंबर सी है केशिकात्व जल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिकात्व जल जो होता है पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी मृदा की नमी केशिकात्व जल के द्वारा वही नमी कहलाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ऋणात्मक रंध्र दाब डैश डैश उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 है ढीली बालू एवं अति संघनित मृदा, ऑप्शन नंबर बी है सघन बालू एवं अति संघनित मृदा, ऑप्शन नंबर सी है ढीली बालू एवं सामान्य संघनित मृदा, ऑप्शन नंबर डी है कठोर बालू एवं सामान्य संघनित मृदा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सघन बालू एवं अति संघनित जो मृदा होती है वो ऋणात्मक रंध्र दाब उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7 पे। दिए गए मिट्टी के सैंपल के लिए आमतौर पर कैल्शियम कार्बाइड विधि किसका निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गाद में निहित पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी है नमी मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है विशिष्ट गुरुत्व, और ऑप्शन नंबर डी है घनत्व। तो दोस्तों जो कोई मिट्टी का सैंपल होता है उसमें कैल्शियम कार्बन डाई जो विधि होता है तो ये नमी की मात्रा को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। कैल्शियम कार्बाइड विधि जलांश निकालने की एक द्रुत विधि है। इस विधि द्वारा कैल्शियम कार्बाइड का मृदा के मुक्त जल से रासायनिक क्रिया से उत्पन्न गैस दाब को मापकर ज्ञात किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर के हैं, कहीं एसएससी के हैं, यूपीपीसीएल के हैं, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो गई है। अब जो है वीडियो जो आएंगी तो आपको रेगुलर मिलेंगी एमसीक्यू की। मॉर्निंग में मैं आपके लिए रोज़ डेली एमसीक्यू कराऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिल्ट है, सिल्ट इज़ द, सिल्ट मतलब क्या होती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए है गैर ससंजक मृदा, ऑप्शन नंबर बी है ससंजक मृदा, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेवल या ऑप्शन नंबर डी है एग्रीगेट या मिलावा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है सिल्ट जो होती है वो होती है ससंजक मृदा, कोजिव सॉइल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपको ये याद रखना है सिल्ट जो है एक प्रकार की ससंजक मृदा होती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिल्ट ससंजक मृदा है इसका माप भी आपको याद रखना है, कभी कभी माप भी पूछ लेता है, जिसका माप होता है 0.002 mm से 0.06 mm। ठीक है, और इसको माइक्रोन में भी याद रखना है, तो 2 से 60 माइक्रोन तक होती है ये सिल्ट की माप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। चिकनी मिट्टी के कणों का अधिकतम माप है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0.1 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.03 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.002 mm या ऑप्शन नंबर डी है 0.0002 mm। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो चिकनी मिट्टी के कणों का माप होता है वो 0.002 mm होता है। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार अधिकतम जो होता है वो 0.002 mm होता है। वह जो न्यूनतम पूछे तो इसका न्यूनतम आकार होता है 0.002 mm के मध्य होता है। तो आपको अधिकतम और न्यूनतम दोनों आकार याद रखने हैं। दूसरा क्या है, हम चिकनी मिट्टी का तो हमने बता दिया, आप देख लेते हैं रेतीली मृदा के कणों का माप कितना होता है, अधिकतम और न्यूनतम। तो जो रेतीली मृदा होती है उनके कणों का अधिकतम जो माप होता है 4.75 mm व न्यूनतम माप जो होता है 0.075 mm होता है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। काली कपास मृदा की फूलने की प्रवृत्ति मूल रूप से डैश की उपस्थिति के कारण होती है। जो काली मृदा होती है उसमें फूलने की प्रवृत्ति किस वजह से होती है, तो आइए देखते हैं किस वजह से होती है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए है मोंट मोरिल्लोनाइट, ऑप्शन नंबर बी है कियोलिनाइट, ऑप्शन नंबर सी है इलाइट या ऑप्शन नंबर डी है वर्मिक्यूलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो होता है मोंट मोरिल्लोनाइट जो होता है, इसकी वजह से काली कपास में फूलने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह मृदा पानी के संपर्क में आने पर फैलाव व सूखने पर संकुचन, इसका अपना विशेष गुण होता है। मृदा का प्रसार तथा संकुचन उसमें उपस्थित मोंट मोरिल्लोनाइट खनिज की उपस्थिति के कारण होता है। तो आपको याद रखना है काली कपास जो फूलती है तो उस मोंट मोरिल्लोनाइट जो खनिज होता है उसकी उपस्थिति के कारण वो फूलती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। लोम डैश 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 का मिश्रण है। लोम किसका मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर ए बालू सिल्ट और मृतिका, ऑप्शन नंबर बी मृतिका और मोंट मोरिल्लोनाइट, ऑप्शन नंबर सी है मृतिका और सिल्ट या ऑप्शन नंबर डी है ग्रेवल और लाल मृतिका। तो दोस्तों ये जो लोम जो मिश्रण होता है बालू सिल्ट और मृतिका का, तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जो सरोवरी मिट्टी है वह सरोवरी जो मिट्टी होती है वह मिट्टी कौन सी होती है, ये पूछा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है, जो सरोवरी मृदा होती है वो कहाँ से आती है, कहाँ पे मिलती है, तो ऑप्शन नंबर ए नदी द्वारा आती है या समुद्र, ऑप्शन नंबर सी है झील या ऑप्शन नंबर डी है वाइंड। तो जो ये तीनों होती हैं ये जलोढ़ मृदा कहलाती हैं क्योंकि ये जल द्वारा होती हैं, और जो हवा से आती है उसको वायुड़ मृदा बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेक या झील। ठीक, जल द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। यदि ये मृदा झील के तली पर जमती है तो इसे सरोवरी मृदा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो झील की तली पे जो मृदा
ये आती तो जल द्वारा ही लाई जाती है, लेकिन ये झील में नीचे जम जाती है, तो इसीलिए इसे सरोवरी मृदा कहते हैं। तथा जो समुद्र की तली में पाई जाती है नदियों द्वारा बहा के समुद्र में जो मृदा जाती है पानी के साथ में, वो समुद्री मृदा कहलाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। मृदा के संगठक हेमाटाइट का अपेक्षित घनत्व क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2.30 से 2.40। ऑप्शन नंबर बी है 3.10 से 3.25। ऑप्शन नंबर सी है 4.05 से 4.15 या ऑप्शन नंबर डी है 5 से 5.30। तो दोस्तों जो हेमेटाइट है उसका अपेक्षित घनत्व होता है 5 से 5.30। तो आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हेमेटाइट क्या होता है और इसका रासायनिक संगठन और वर्गीकरण क्या होता है। इसका रासायनिक वर्गीकरण ये नंबर 1 होता है, ये ऑक्साइड होता है। ठीक, बी इसकी जो मोहर कठोरता होती है, मोह पैमाने पे इसकी कठोरता होती है वो 5 से 6.5 होती है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व होता है वो तो आपको मैंने भी बताया है कि 5 से 5.30 होता है। और इसका जो रासायनिक संगठन है वो है Fe2O3। तो इसका ये रासायनिक संगठन या रासायनिक सूत्र है ये, तो आपको ये याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा डैश डैश मिट्टी का अपवहन होता है। तो इसमें पूछा है जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा मिट्टी का अपवहन होता है या ट्रांसपोरेशन होता है वो क्या कहलाती हैं? तो ये ऑप्शन नंबर वो एक है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर बी है काली मृदा या काली मिट्टी, या ऑप्शन नंबर सी है चिकनी पीली भूरी मिट्टी, या ऑप्शन नंबर डी है टिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा लाई जाती है, ट्रांसपोर्टेड की जाती है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। वे मृदा जो चट्टानों के विघटन के दौरान लुढ़कते हुए काफ़ी दूर गुरुत्वीय बल द्वारा चले जाते हैं और एकत्रित होते रहते हैं, इस प्रकार से निर्मित मृदा समूढ़ मृदा निरपेक्ष कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए टालूस हो गया या काली मिट्टी हो गया, तो ये सारी होती हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ट्रांसपोर्टेड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृदा के सतही क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम को दिखाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चिकनी मिट्टी गाद। इसमें बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहला क्या है ऑप्शन? पहला है चिकनी मिट्टी, फिर उसके बाद गाद है, फिर रेत है, फिर कोलाइड है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सबसे पहले कंकड़, फिर गाद, फिर कोलाइड या चिकनी मिट्टी। इसमें ऑप्शन नंबर सी है रेत, फिर गाद, फिर चिकनी मिट्टी, फिर कोलाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गाद, कंकड़, कोलाइड या चिकनी मिट्टी। तो इसमें बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो सबसे पहले दोस्तों आता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसमें सबसे पहले रेत आती है, फिर गाद आती है, सैंड आती है, फिर सिल्ट आती है, फिर क्ले आती है, फिर कोलाइड आता है। तो आपको याद रखना है ये बढ़ता हुआ क्रम है। अगर जो घटता हुआ क्रम पूछे तो पहले कोलाइड आएगा, फिर चिकनी मिट्टी आएगी, फिर गाद आएगा, फिर रेत आएगी। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मिट्टी के गठन के लिए भूगर्भिक चक्र है। इसमें पूछा है कि जो मिट्टी है उसका गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें पूछा है अपहीवल होता है, फिर ट्रांसपोरेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है, फिर वेदरिंग होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं अभिस्थान या परिवहन या निक्षेप या अपक्षय। ऑप्शन नंबर बी है। इसमें ये पूछा है कि सबसे पहले अपक्षय होता है, फिर अभिस्थान होता है, फिर परिवहन होता है, या फिर बाद में निक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर सी है सबसे पहले परिवहन होता है, फिर अभिस्थान होता है, फिर अपक्षय होता है, फिर निक्षेप होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है अपक्षय होता है, परिवहन होता है, या निक्षेप होता है, या अभिस्थान होता है।
तो दोस्तों मैंने इसका जो थ्योरी क्लास कराई है मैं आपको लिंक दे दूंगा कमेंट में, आप उसको देखिएगा। उसमें ये सारा मैंने डिटेल में बताया है कि सबसे पहले क्या होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो मिट्टी का सबसे पहले अपक्षय होता है वो चट्टानों से टूटती हैं, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है या परिवहन होता है, फिर निक्षेप होता है, फिर बाद में अपव्यय होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पद मृदा यांत्रिकी की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी, अथवा मृदा यांत्रिकी के सिद्धांत के अनुसार कौन से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है रैकिन, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी है टरजागी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूमार्क। तो दोस्तों जो टरजागी साहब हैं इनको सॉइल मैकेनिक्स का पिता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टरजागी। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि इससे भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बजरी और बालू मृदा की निम्नलिखित श्रेणी में आते हैं। बजरी और बालू मृदा की किस श्रेणी में आते हैं ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रसरणशील, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंसिव, या फिर जलोढ़, या फिर समुद्री या ससंजक। तो दोस्तों ये जो बजरी और बालू मृदा है वो समुद्री या मरीन सॉइल होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समुद्री। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। चिकनी मिट्टी में मृतिका की मात्रा डैश 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 है। जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें मृतिका की मात्रा पूछा है कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 60% से कम नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी 80% से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी 75% से अधिक नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी 75% से कम नहीं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75% से अधिक नहीं होती है चिकनी मिट्टी में मृतिका की मात्रा। तो ये आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द्रवीकरण प्रक्रिया सामान्यतः किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है। द्रवीकरण मतलब प्रक्रिया जो होती है वो सामान्यतः किस प्रकार की मृदा में देखने को मिलती है। तो पहला है ऑप्शन मोरम, ऑप्शन नंबर बी है मुलायम संतृप्त रेत में, ऑप्शन नंबर सी है ढीली संतृप्त रेत में, या ऑप्शन नंबर डी है टूटी हुई चट्टानों की परत में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढीली संतृप्त रेत में जो है वो द्रवीकरण प्रक्रिया देखने को मिलती है। चलिए देख लेते हैं द्रवीकरण होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जब किसी मृदा में जल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर बहता है तो मृदा कण पर उत्थापन बल अपलिफ्ट प्रेशर कार्य करता है, जिससे प्रवाही प्रतिबल का जो मान है वो कम होने लगता है। उस उत्थापन बल मृदा के निगमन भार के बराबर हो जाता है। तो उस दशा में मृदा के प्रभावी प्रतिबल और कर्तन सामर्थ्य का मान हो जाता है, जिससे मृदा के कण भार को वहन नहीं कर पाती है। जो मृदा के कण हैं वो भार को वहन नहीं कर पाते हैं। इस घटना को ही द्रवीकरण कहते हैं। यह जो है ज़्यादातर किस वाली मृदा में होती है, तो ये होती है यह ढीली संतृप्त बालू में होती है, महीन बालू तथा स्थूल सिल्ट में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉरी यहाँ पे 21 है। मृतिका मृदा की सक्रियता के लिए उत्तरदायी खनिज है। सबसे ऑप्शन नंबर 1 कायोलिनाइट, ऑप्शन नंबर बी है इलाइट, ऑप्शन नंबर सी है सिलिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है माउंट मोरिलोनाइट। तो दोस्तों इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बताना, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। अब मैंने इतनी मेहनत की तो थोड़ा सा आप भी कर दीजिएगा मेहनत, भले ही गलत बताना, मैं बाद में बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करो, और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों में, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।